देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम विकास है और ये बात है साल 2016 की, जब मैं रांची से अपने घर लौट रहा था। दरअसल मेरा घर जामताड़ा में है और मैं रांची में 3 सालों से सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। समय समय पर मुझे अलग अलग जगह पर जाना पड़ता है एग्ज़ाम देने, और मेरे लिए ट्रेन में सफ़र करना काफ़ी आम बात है। पर उस दिन की घटना ने मेरे मन में इतना डर बैठा दिया था कि मैं फिर 6 महीनों तक ट्रेन के नाम से ही कांपने लगा। आज भी अगर मैं कभी भी ट्रेन से कहीं जाता हूँ तो मुझे उसके होने का एहसास होता है। बात दरअसल तब की है जब हमारे ट्यूशन में दिवाली की छुट्टियाँ हुई और मैं दिवाली पर घर आने की प्लानिंग करने लगा। मैंने अपनी ट्रेन की टिकट पहले से ही बुक करवा ली थी और दूसरे दिन मैं निकल पड़ा अपने घर की ओर। मेरी ट्रेन शाम के 5 बजे की थी और ट्रेन में मुझे 4 घंटे लगने वाले थे। मेरा ख्याल था कि मैं घर करीब 9 बजे पहुंच ही जाऊंगा। मैंने अपनी माँ और पिता को इस बार में कुछ भी नहीं बताया था कि मैं आ रहा हूँ, क्योंकि मैं उन्हें अचानक से आकर सरप्राइज करने वाला था। फिर मैं ट्रेन में जाकर बैठ गया और ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन में हर रोज की तरह आज भी बहुत भीड़ थी, पर भगवान का शुक्र है कि मुझे ट्रेन की विंडो वाली सीट मिल गई और मैं ट्रेन में बैठकर बाहर के नज़ारे को देखने लगा। शाम का समय था और इस वक्त सूरज ढल रहा था, जिसे ट्रेन के विंडो से देखने पर बड़ा ही अच्छा लग रहा था। फिर धीरे धीरे अंधेरा हो गया और फिर ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी तो मेरे सामने बैठे लोग उतर गए और इस स्टेशन पर आकर ट्रेन एकदम से खाली होने लगी। ट्रेन में बैठे ज़्यादातर लोग इस स्टेशन पर उतर गए थे और मेरे सामने वाली सीट पूरी तरह से खाली ही थी, जहां एक लड़की जिसकी उम्र करीब 20 साल की होगी वो आकर बैठ गई। मैंने जब उस लड़की को देखा तो मुझे वो काफ़ी अच्छी लगी। उस लड़की की एक बात मुझे थोड़ी अजीब लगी। मैं सोचने लगा कि इस लड़की के पास अपना कोई सामान क्यों नहीं है। वो लड़की बिना किसी सामान के खाली हाथ ट्रेन में चढ़ गई थी। मैं उससे बात करना तो चाहता था, पर करता भी तो कैसे। लेकिन जब ट्रेन थोड़ी आगे बढ़ी तो वही लड़की खुद मुझसे पूछने लगी कि आप कहाँ जा रहे हो। मैंने उससे बताया कि मैं अपने घर जा रहा हूँ और फिर हमारी बातें शुरू हो गईं, जहाँ मैंने पूछा कि आप कहाँ जा रही हो, जिस पर वो कहने लगी कि वहीं जहाँ सबको जाना है। मुझे उसकी बातों से लगा कि वो बड़ी मजाकिया किस्म की है। मैं उस लड़की से पूछना चाहता था कि आखिर तुम खाली हाथ ट्रेन पर कैसे, पर मैंने सोचा कि हो सकता है अगर मैंने ये पूछा तो ये लड़की कहीं मुझे चोर ना समझ ले। मैं ये बात अपने मन में सोच ही रहा था और फिर एक स्टेशन पर हमारी गाड़ी रुक गई। मैं गाड़ी से बाहर गया और बाहर कुछ सामान लाने गया। मैंने पास से खाने का कुछ सामान लिया और ट्रेन तब तक स्टार्ट हो चुकी थी, जिस वजह से मैं बिना अपना सामान गंवाए उस पर चढ़ गया और फिर ट्रेन आगे बढ़ने लगी। मेरी नज़र बाहर उस पान वाले की दुकान पर थी, लेकिन तभी अचानक से मैंने पान वाले के शीशे में किसी की रूह को देखा। मैं एकदम से हड़बड़ा गया और ठीक से देखने की कोशिश करने लगा, पर तब तक वो पान वाले का दुकान पीछे ही छोड़ चुका था। मैं अभी तक समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर अभी मैंने क्या देखा, पर फिर भी मैंने सोचा कि शायद से ये मेरा वहम होगा। वैसे भी दिवाली की शॉपिंग और घर जाने की खुशी के चलते मैं कुछ भी सोचने लगा था। अब ट्रेन आगे बढ़ी और मैंने मेरे सामने बैठी लड़की को अपना लाया हुआ सामान दिया। मैंने उस पान वाले की दुकान से बिस्किट भी खरीदा था और मैं अक्सर ट्रेन में मिलने वाली चीज़ को इग्नोर ही करता हूँ। फिर मैंने उस लड़की की तरफ बिस्किट का पैकेट बढ़ाया, जिस पर उस लड़की ने कहा कि मुझे नहीं चाहिए, मेरा पेट भरा हुआ है। और जब वो मना कर रही थी तो उसके हाथ ने मेरे हाथ को छुआ था, जिसे जब मैंने अनुभव किया तो मैं शॉक्ड था, क्योंकि उस लड़की का हाथ ज़रूरत से ज़्यादा ही ठंडा पड़ा था। जिस पर मैंने उससे पूछा भी कि आपको क्या हुआ, आपका हाथ बहुत ठंडा है। तो इस पर वो कहने लगी कि हाँ, वो मैंने अपने हाथ को अभी वॉश किया था ना, बस इसीलिए। मेरे मन में कई सवाल उठने लगे कि मैंने तो नहीं देखा था इसको हाथ धोते हुए, और ये तो तब से यहीं बैठी है। पर मैंने दोबारा उस लड़की से कुछ सवाल नहीं किया और चुपचाप बैठा रहा।
अब धीरे धीरे शाम से रात होने लगी और हवाएं और भी ठंडी होती जा रही थी। फिर अचानक से एक ट्रेन हमारे ट्रेन के बगल के पटरी से गुजरी और इस वजह से एक जोर की आवाज़ बाहर से आनी शुरू हो गई और हवाएं अचानक से तेज हो गईं। मैंने देखा कि इस आवाज़ के चलते मेरे सामने बैठी लड़की बड़ी बेचैन हो उठी है, मानो जैसे उसे इस आवाज़ के चलते उसे किसी प्रकार का दर्द शुरू हो गया हो। पर देखते ही देखते वो दूसरी ट्रेन वहाँ से चली गई और धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा हो गया। पर इस बार कुछ बदल सा गया था। उस लड़की के चेहरे पर पहले जहाँ मासूमियत दिख रही थी वहीं अब गुस्सा उमड़ पड़ा और फिर वो मेरी आंखों में देखने लगी। जहाँ जैसे जैसे मैं उसकी आंखों में देख रहा था तो उसकी आंखें और भी काली होती जा रही थी। उसकी आंखों की पुतलियाँ मानो कहीं गायब हो गई हों। उसके आंखों में अब बस काले रंग की एक बनावट दिख रही थी, मानो जैसे उसकी आंखों की जगह किसी ने कोई बड़ा सा काला कांच लगा दिया हो। पर अब ना जाने मुझे क्या हो गया था। उस लड़की के इतने गुस्से भरी निगाहों से देखने के बावजूद मैं उससे अपनी नज़रें हटा ही नहीं पा रहा था। और फिर देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने से उस लड़की के अलावा बाकी सारी चीज़ें ओझल सी हो गईं। मैं इस कदर खो गया था कि मैं अपनी पलकें तक नहीं झपका रहा था। पर फिर उस ट्रेन की रफ्तार थोड़ी धीमी होने लगी और धीरे धीरे वो ट्रेन रुक सी गई और अभी तक मैं उस लड़की को मूर्ति बने देख रहा था। पर अचानक वो लड़की अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और बाहर जाने लगी। मैं उस लड़की में इस कदर सम्मोहित हो चुका था कि उस लड़की के पीछे पीछे मैं खुद कब ट्रेन से उतर गया मुझे पता ही नहीं चला। और फिर मैं उस लड़की के पीछे पीछे वहाँ से चल दिया। मुझे पता ही नहीं था कि ये कौन सी जगह है और कौन सा स्टेशन। अगर किसी चीज़ को मैं देख पा रहा था तो वो थी वो लड़की जिसके मैं वश में था। यहाँ मैंने देखा कि इस जगह पे शायद से थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई है। यहाँ की प्लेटफार्म पूरी तरह बारिश से भीगी हुई थी और चारों तरफ पूरी तरह से सन्नाटा था। मैं अपने चलने की आवाज़ों को भी साफ साफ सुन सकता था। पर मुझे ये बात थोड़ी अजीब सी लगी कि मेरे सामने वो लड़की जिसके पीछे पीछे मैं खिंचा चला जा रहा था, उसकी चलने की आवाज़ मुझ तक जरा भी नहीं पहुंच पा रही थी। फिर मुझे ट्रेन की आवाज़ सुनाई दी जो धीरे धीरे शुरू होकर आगे बढ़ने लगी और देखते ही देखते वहाँ से चली गई। अब मैं चाहकर भी ट्रेन को नहीं पकड़ सकता था और अब इस अनजान से प्लेटफार्म पर सिर्फ मैं था और वो लड़की। पूरा मौसम ठंडा हो चुका था और फिर वो लड़की प्लेटफार्म से उतरकर बगल में जंगल से होते हुए एक घर तक पहुंची। पर मैं अब भी उसके बस में था। फिर अचानक मैं अपने होशो हवास में लौटा, जहां उस लड़की की आंखें अब पहले की तरह डरावनी नहीं दिख रही थी, बल्कि अब उस लड़की में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, जैसे मानो कभी कुछ अजीब सा हुआ ही ना हो। पर मैं यहाँ तक कैसे खिंचा चला आया, ये बात अभी तक मेरे दिमाग में समझ नहीं आ रही थी। मैंने उस लड़की से पूछा कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ और मैंने तुम्हारा पीछा करने के चक्कर में अपने ट्रेन को कैसे छोड़ दिया। ये सब सवाल मैंने उस लड़की से पूछे जो मेरे मन में अचानक से तांडव सा करने लगे थे। फिर वो लड़की मेरी तरफ देखने लगी और फिर मैंने जो कुछ देखा उससे तो मैं दंगी रह गया। मैंने देखा कि मैं उस लड़की के शरीर के आर पार देख सकता था और उस लड़की की परछाई में लड़की की हाथ बड़े ही डरावनी तरीके से हिल रही थी। उसकी परछाई में साफ साफ नजर आ रहा था कि उस लड़की के नाखून कितने बड़े हैं। पर सच्चाई तो ये थी कि उस लड़की के हाथों में नाखून बिल्कुल बड़े नहीं थे। मैं मन ही मन पूरा माजरा समझ गया था कि हो ना हो ये लड़की किसी प्रकार की छलावा है जो मुझे अपने बस में करके यहाँ तक लेकर आई है। और फिर मैं उसके बाद अपने डर को काबू करने लगा। मैं ये सब जानकर कि वो लड़की जिससे मैं रास्ते भर बातें करते आ रहा था वो कोई छलावा निकलेगी, मैं डर के मारे अब कांपे जा रहा था। पर मैं जानता था कि अगर मैं यहाँ डर गया तो समझो मर गया। मैंने उस लड़की से कहा, मुझे पानी पीना था, मिलेगा क्या? वो लड़की भी बिल्कुल ही साधारण लड़कियों की तरह मुझसे कहने लगी, हाँ मिलेगा, रुको मैं लेकर आती हूँ। ये कहकर वो अंदर एक रूम में चली गई। शायद से ये रूम उसके घर का किचन था।
फिर मैं जल्दी से पीछे मुड़ा और वहां से भागने ही वाला था कि वो वापस लौट चुकी थी। उसने आवाज लगाई, लो पानी ले लो। मैं पीछे मुड़ने ही वाला था, पर अचानक से सामने के शीशे में मैंने देखा कि मेरे पीछे खड़ी वो लड़की कोई लड़की नहीं है, बल्कि एक चुड़ैल थी। ये वही थी जिसे मैंने पान वाले की दुकान पर लगे शीशे की मदद से देखा था, और इस चुड़ैल ने अपना भेष बदल रखा था। इस बात से मैं सहम सा गया और डरते डरते मैं पीछे मुड़ा। पानी देखते ही मैंने कहा कि ये क्या है, ये तो खून है। ये सुनते ही वो कहने लगी, हाँ यही तो मेरे लिए पानी है, और अब से तुम्हारे लिए भी। ये सुनते ही मैंने पूछा, क्या मतलब तुम्हारा? जिसके बाद उस चुड़ैल ने मेरे कंधे को पकड़ लिया, पर जैसे ही मैं भाग पाता कि दरवाजा एकदम से बंद हो गया। मैंने दरवाजे को खोलने की पूरी कोशिश की, पर मैं नाकामयाब रहा। मैं अब जोर जोर से चिल्लाने की कोशिश करने लगा, पर शायद से मुझे सुनने वाला वहां पर कोई नहीं था। फिर मुझे उस लड़की के ठीक पीछे एक खिड़की दिखाई दी, जो शायद से बाहर जाने की थी। मैंने सोचा कि शायद से मैं वहां से बाहर निकल सकता हूँ, और फिर मैं डरते डरते उस चुड़ैल के सामने से ही उस खिड़की की तरफ बढ़ने लगा। पर उसी वक्त मेरे हाथों से पास में रखे कुछ सामान नीचे गिर पड़े, जिसकी आवाज ने उस चुड़ैल को अपने कानों पर हाथ रखने पर मजबूर कर दिया। मुझे अचानक से ट्रेन में घटे उस घटना की याद आने लगी थी, जब एक दूसरी ट्रेन हमारी ट्रेन के बगल से पास हुई थी और उस आवाज ने इस लड़की को परेशान कर दिया था। तो मैं समझ गया था कि इस चुड़ैल को तोड़फोड़ की आवाजों से परेशानी है। मैंने फिर तुरंत पास रखे सामानों को इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया, और ऐसा करते ही वो चुड़ैल अजीब सा करने लगी, और तभी वो दरवाजा खुलने लायक हो गया। और ये देखते ही मैं झट से वहां से भागने लगा। भागते हुए मैं स्टेशन पहुंच गया, जहां मेरी मुलाकात स्टेशन के बाकी के कर्मचारियों से हुई, जिन्हें मैंने सारी बात बताई। मैं उस वक्त इतना घबराया हुआ था कि उन लोगों को मेरी बात पर तुरंत ही भरोसा हो गया। फिर उन लोगों ने बताया कि ये घटना एक आम बात है, पर तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि तुम बच गए। मैंने वहां के कर्मचारियों से उस चुड़ैल के बारे में पूछा, जहां उन्होंने बताया कि बहुत सालों पहले एक लड़की यहाँ पर टक्कर खा के मर गई थी, और ऐसा कहा जाता है कि उसकी मौत किसी लड़के की वजह से हुई थी, और तब से लेकर आज तक वो अलग अलग रूप में नौजवान लड़कों को फंसाकर उसका शिकार करती है। और फिर उन लोगों ने मुझे आश्वासन दिया कि अगली ट्रेन से तुम्हें तुम्हारे शहर पहुंचा दिया जाएगा। फिर जैसे ही अगली ट्रेन लौटी तो स्टेशन वालों ने उस ट्रेन गार्ड से बात करके मुझे उसी रूम में सुला दिया, और सुबह तक मैं अपने घर पर पहुंच गया। और जब मैंने घर पर सबको इस बारे में बताया तो हर कोई सहम सा गया, और अब तब से लेकर अब तक मैं जब भी इस रास्ते से गुजरता हूँ तो बहुत ही सावधानी बरतता हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।